नमस्कार स्टूडेंट्स। हम बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। आज इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट था कि मैम आप हमें केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर स्टडी करवाइए। तो आज से आप लोगों का केमिकल इक्विलिब्रियम जो आपके यूनिट सेकंड का पार्ट है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलो हम केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है ये, जो आपके यूनिट सेकंड है थर्मोडायनेमिक सेकंड, उसी के आगे का पोर्शन है ये। यूनिट सेकंड का ही पार्ट है ये। यूनिट सेकंड में फर्स्ट पार्ट तो जो है वो आपका थर्मोडायनेमिक सेकंड था और सेकंड पार्ट जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम है। केमिकल इक्विलिब्रियम, देखो केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने से पहले हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम रिवर्सिबल रिएक्शंस, क्योंकि जो ये इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है ये रिवर्सिबल रिएक्शंस में ही स्टेब्लिश होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस की। क्या होती हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस? जब हम रिएक्शंस की कंडीशन चेंज कर दें, मीन्स टेम्परेचर, प्रेशर या किसी कंसंट्रेशंस में चेंजेस कर दें, तो रिएक्शन जो है, जो रिएक्टेंट था वो पहले प्रोडक्ट बना रहा था। अब यदि मैंने रिएक्शन की कंडीशन चेंज की तो जो प्रोडक्ट है वो वापस रिएक्शन करके क्या बना रहा है, रिएक्टेंट की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये रिएक्शंस क्या कहलाएंगी? रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाएंगी। जब रिएक्शंस की कंडीशंस को चेंज कर दें तो रिएक्शंस की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। वो रिएक्शंस क्या कहलाती हैं? रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाती हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शंस में भी मूव करेंगी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करेंगी। मीन्स रिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं वो दोनों डायरेक्शंस में मूव करती हैं। जब हम इनके रिएक्शन कंडीशंस को चेंज करेंगे तो ये रिएक्शंस क्या हो जाएंगी? जो फॉरवर्ड डायरेक्शंस में चल रही थी, यदि मैं इसकी रिएक्शन कंडीशंस को चेंज करूंगी तो ये बैकवर्ड डायरेक्शंस में भी चल जाएंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास ए और बी कोई रिएक्टेंट है, ये आपस में रिएक्शन करके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं सी प्लस डी। ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब यदि मैंने इस रिएक्शंस की कंडीशंस चेंज की तो क्या होगा? ये जो प्रोडक्ट बना था, अब ये प्रोडक्ट एज ए रिएक्टेंट काम में आएगा और ये जो रिएक्टेंट थे ये प्रोडक्ट बनाएंगे। मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट भी रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? वापस रिएक्टेंट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कौन सी कहलाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शंस। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएंगी? रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाएंगी। ये रिएक्शंस क्या कहलाएंगी? रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाएंगी। जब किसी भी रिएक्शंस की कंडीशंस को चेंज करें तो वापस हमें रिएक्टेंट मिलना स्टार्ट हो जाए तो वो रिएक्शंस क्या कहलाएंगी? रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाएंगे। रिवर्सिबल रिएक्शंस दोनों ही डायरेक्शंस में होती हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शंस में भी होती हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होती है। क्लियर? इसके एग्जांपल जैसे हम H2 प्लस I2 आपस में रिएक्शन करके HI बनाएंगे और
कुछ टाइम के बाद ये HI डिसोसिएट होके H2 और I2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स ये रिएक्शन जो है वो दोनों ही डायरेक्शंस में चलेगी। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएगी। जैसे दूसरा एग्जांपल N2 प्लस H2, ये आपस में रिएक्शन करके अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। जब अमोनिया बनना शुरू हो जाता है तो ये अमोनिया का डिसोसिएशन होगा और अमोनिया जो है वो N2 और H2 गैस में कन्वर्ट होगा। ये मीन्स ये बैकवर्ड डायरेक्शन में भी ये रिएक्शन चलना स्टार्ट हो जाती है कुछ टाइम के बाद। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएंगी? रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाएंगी। क्लियर? रिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती हैं। ये रिएक्शंस कुछ टाइम के बाद हमें ऐसा लगेगा कि रिएक्शन हमारी स्टॉप हो गई, लेकिन उस टाइम रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है। मैंने क्या कहा? रिवर्सिबल रिएक्शंस का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? कि ये रिएक्शंस जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती हैं, कभी भी कंप्लीट नहीं होती हैं। कुछ टाइम के बाद हमें ऐसा लगता है कि रिएक्शन स्टॉप हो गई, लेकिन रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है। उस टाइम क्या होता है कि जितना A प्लस बी रिएक्शन करके C प्लस डी बना था, उतने ही C प्लस डी रिएक्शन करके A प्लस बी में कन्वर्ट हो गए। तो उस टाइम A प्लस बी की कंसंट्रेशंस और C प्लस डी की कंसंट्रेशंस कांस्टेंट हो जाती है। इसीलिए हमें लगता है कि अब हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है? एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की, कि वो क्या होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो, मैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन ले रही हूं। क्या? A प्लस बी से C प्लस टी, ये एक हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। इनिशियली हमें ये पता है कि रिएक्शन का रेट, हम काइनेटिक्स पढ़ी होगी हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में, और वहां पे हमने देखा था फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस। वहां पे हमने एक पॉइंट पढ़ा था कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस पे रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस जितनी ज्यादा सॉरी जितनी ज्यादा होगी, रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर? यहां पे भी वही फंडा काम में आता है कि रिएक्शन का रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहां पे हम दो रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शंस की बात करेंगे हम, और बैकवर्ड डायरेक्शन की बात करेंगे। भाई हमने ये कहा ये जो रिएक्शन है ये दोनों ही डायरेक्शन में चल रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चल रही है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चल रही है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में की बात करें तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इनिशियली हमारे पास क्या है? A प्लस बी, मीन्स केवल और केवल हमारे पास रिएक्टेंट थे।
ये रिएक्टेंट जब रिएक्शन कर रहे हैं तो मीन्स इनिशियली इनका रेट क्या होगा, इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। जैसे जैसे टाइम कंज्यूम होता गया वैसे वैसे ए और बी ने आपस में रिएक्शन कर ली, तो ए और बी की कंसंट्रेशन कम होती हुई चली गई। कम होगी तो टाइम के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शंस का जो रेट है वो स्लो होता हुआ चला गया। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शंस डिक्रीज होता है किसके साथ, विद टाइम। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज डिक्रीज विद टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शंस का रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये बात आ गई। अब हम बात करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शंस की। बैकवर्ड डायरेक्शंस की बात करें तो C प्लस डी क्या होगा, रिएक्टेंट का काम कर रहा है बैकवर्ड डायरेक्शंस में। जब इनिशियली रिएक्शन स्टार्ट हुई थी तो C प्लस डी था ही नहीं। जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो C प्लस डी था ही नहीं, क्योंकि A प्लस बी ने तो रिएक्शन की तभी तो C प्लस डी बना। मीन्स कुछ टाइम के बाद C प्लस डी बनना शुरू हुआ और ये C प्लस डी बी की भी कंसंट्रेशंस बहुत कम थी। तो इनिशियली फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शंस का जो रेट था वो क्या था, बहुत ही स्लो था। इनिशियली रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन क्या था, स्लो था। वेरी स्लो। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे A प्लस बी रिएक्शन करके C प्लस डी बना रहे हैं, मीन्स C प्लस डी की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है। और कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, रिएक्टेंट बैकवर्ड डायरेक्शंस के लिए तो C प्लस डी ही रिएक्टेंट है, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी C प्लस डी की, तो रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज होगा। तो क्या होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शंस क्या हो रहा है, इज इंक्रीज विद टाइम। टाइम के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो एक का रेट डिक्रीज हो रहा है और एक का रेट इंक्रीज हो रहा है। तो एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा उस रिएक्शंस के दौरान कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस का इक्वल हो जाएगा। वो टाइम वो टाइम पीरियड क्या कहलाएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगी। वो पोजीशन क्या कहलाएगी, केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगी। और केमिकल इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस में चेंजेस नहीं आते हैं टाइम के साथ। बहुत बार स्टूडेंट्स ये लाइन लिख देते हैं कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस इक्वल होती है। नहीं, इक्वल नहीं होती है, टाइम के साथ चेंजेस नहीं आते हैं। क्यों चेंजेस नहीं आ रहे, क्योंकि जितना A प्लस बी ने रिएक्शन करके C प्लस डी बनाया, भाई रिएक्शन का रेट तो इक्वल ही हुआ। फॉरवर्ड डायरेक्शंस का रेट और बैकवर्ड डायरेक्शंस का रेट इक्वल हो गया। उस सिचुएशंस को हमने क्या कहा, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो A प्लस बी ने जितना रिएक्शन की करके C प्लस डी में कन्वर्ट हुआ, उतने ही टाइम में C प्लस डी ने रिएक्शन करके A प्लस बी में कन्वर्ट हो गई। तो दोनों की कंसंट्रेशंस इक्विलिब्रियम पे टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दोनों की कंसंट्रेशंस इक्विलिब्रियम पे इक्वल हो। ये बात ध्यान रखना।
क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस इक्वल नहीं होती है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस चेंजेस और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस चेंजेस ये कांस्टेंट हो जाते हैं। क्लियर? तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? वो पोजीशंस है रिवर्सिबल रिएक्शंस की, वो पोजीशंस जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। क्या कहलाता है? केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है। अब यदि हम इसको एक ग्राफ के साथ में समझें, टाइम और रेट, देखो हमने क्या कहा? A प्लस बी का रेट इनिशियली ज्यादा था, मीन्स मान लो यहां पे था। जैसे जैसे टाइम कंज्यूम होता जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शंस का रेट कम होता हुआ चला जाएगा। ग्राफ आपका कैसा आएगा? इस तरीके से डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। क्लियर? उसके बाद ये फॉरवर्ड डायरेक्शंस का था। अब हम बात करें बैकवर्ड डायरेक्शंस की। बैकवर्ड डायरेक्शंस में इनिशियली उनका जीरो होता है, मीन्स बनना ही शुरू नहीं हुआ तो रेट जीरो था, लेकिन जैसे जैसे C प्लस डी बनना शुरू हुई, कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज हुई, तो रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज हुआ। क्या हुआ? रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज हुआ, धीरे धीरे इंक्रीज हुआ। एक टाइम पीरियड ऐसा आ गया या एक ऐसी पोजीशंस क्रिएट हो जाती है जहां पे बैकवर्ड डायरेक्शंस का रेट और फॉरवर्ड डायरेक्शंस का रेट क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। ये पोजीशन क्या कहलाएगी? केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगी। ये बैकवर्ड डायरेक्शंस का रेट है। क्लियर यहां तक? अब हम बात करते हैं कि ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ये डायनामिक है, मीन्स यहां पे भी हमारी रिएक्शन कंटिन्यू चलती है। केमिकल इक्विलिब्रियम कैसा है? डायनामिक। डायनामिक मीन्स मोशन कर रहा है। यहां पे भी हमारी रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है, चलती है। लेकिन इस टाइम केमिकल इक्विलिब्रियम के टाइम इनकी कंसंट्रेशंस कांस्टेंट हो जाती है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो गई। क्लियर यहां तक? तो केमिकल इक्विलिब्रियम सबको समझ में आया। अब हम बात करते हैं कि ये केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो डायनामिक कैसे है, या रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हुई या नहीं, ये हमें कैसे पता चला। तो हम एक रिएक्शंस का एग्जांपल लेते हैं। देखो हम एक रिएक्शन लेते हैं, H2 प्लस I2 क्या बना? 2HI। जब इसमें केमिकल, ध्यान से सुनना, जब इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया, उसके बाद हमने इसमें क्या डाला? रेडियो एक्टिव आयोडीन मिक्स कर दी। जब यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हुआ उस टाइम हमने यहाँ पे क्या डाल दिया? आयोडीन, रेडियो एक्टिव आयोडीन मिक्स कर दी। और कुछ टाइम के बाद ये पता चला कि HI के अंदर भी जो ये आयोडीन है ये कौन सी आ गई? रेडियो एक्टिव आयोडीन प्रेजेंट हो गई। इसका मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम पे ये रिएक्शन रुकी नहीं थी, ये रिएक्शन स्टॉप नहीं हुई थी, क्योंकि हमने ये जो आयोडीन यहाँ पे रेडियो एक्टिव आयोडीन मिक्स की, यहाँ पे रिएक्टेंट में ही होनी चाहिए थी, प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं जानी चाहिए थी यदि रिएक्शन स्टॉप हो गई तो। लेकिन यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है, HI जितना बना ये HI वापस डिसोसिएट होके किस में टूट रहा था?
H2 और I2 में, उसमें कुछ रेडियो एक्टिव आयोडीन के साथ H ने रिएक्शन की और HI की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो वहां पे जो HI आया वहां पे क्या ऐड हो गया, रेडियो एक्टिव आयोडीन ऐड हो गया। इसीलिए हम कहते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है, लेकिन हमें लगता है कि रिएक्शन स्टॉप हो गई। ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि इस टाइम जो जितना रिएक्टेंट बनता है, जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उतना ही प्रोडक्ट वापस रिएक्शन करके रिएक्टेंट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। कब, केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद। इसलिए हम कह देते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि रिएक्शन स्टॉप हो गई, लेकिन हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम कैसा है, डायनामिक है, यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है। क्लियर। अब हम स्टडी करेंगे इस केमिकल इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल इक्विलिब्रियम के। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो, अभी मैंने बताया कि केमिकल इक्विलिब्रियम तभी स्टेब्लिश होगा जब रिएक्शन कैसी होगी, रिवर्सिबल। अब यदि रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कोई भी एक गैस फॉर्म में है और ये रिएक्शन हम ओपन सिस्टम में कर रहे हैं, तो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं होगा। यदि हमारा प्रोडक्ट भी गैसेस फॉर्म में है तो भी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं होगा। किसमें, ओपन सिस्टम में। उसके लिए हमें कौन सा सिस्टम लेना होगा, क्लोज सिस्टम। ये जो रिएक्शंस होंगी वो किसमें होंगी, क्लोज वेसल्स के अंदर होंगी। तो पहला प्रॉपर्टी है इक्विलिब्रियम इन ओपन सिस्टम। गैसेस रिएक्टेंट यदि हमारे या प्रोडक्ट रिएक्टेंट होंगे तो हम चाहे रिवर्सिबल रिएक्शन हो चाहे नॉन रिवर्सिबल रिएक्शंस हो, इरिवर्सिबल रिएक्शन हो, दोनों ही कंडीशंस में हमें क्या लेना पड़ेगा, क्लोज सिस्टम लेना पड़ेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि यदि हमारे पास कोई प्रोडक्ट गैसेस फॉर्म में है, क्या है, प्रोडक्ट गैसेस फॉर्म में है, तो ओपन सिस्टम में केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जैसे हम बात करें किसी रिएक्शन की, कि हम बात कर रहे हैं, देखो कैल्शियम कार्बोनेट का डिसोसिएशन रिवर्सिबल रिएक्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, ये गैस है, ये सॉलिड है, ये दोनों सॉलिड है, ये गैस है। यदि मैं इसको ओपन कंटेनर में करती हूं, ओपन सिस्टम में करती हूं, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ओपन में जो CO2 गैस बन रही है वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, वो सिस्टम से बाहर चली जाएगी, ये आपस में रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। जब हमारा रिएक्टेंट जो है, ये जो प्रोडक्ट है, ये वापस रिएक्टेंट की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है या कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हो रहा है, कुछ पोर्शन CO2 से बाहर चली गई, तो कंसंट्रेशंस में CO2 के कंसंट्रेशंस में चेंजेस आए, इसलिए जो प्रॉपर रिएक्शंस होनी चाहिए थी वो रिएक्शन नहीं हो पाती है। इसीलिए ओपन कंटेनर के अंदर क्या नहीं होगा, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं होगा। लेकिन यदि हम कोई लिक्विड या किसी सॉल्यूशन में रिएक्शन करते हैं तो वो ओपन सिस्टम में भी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। दूसरी बात,
constant concentration of reactant and product. Second property, क्या है सेकंड प्रॉपर्टी? बताई भी थी मैंने, कांस्टेंट कंसंट्रेशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इक्विलिब्रियम, जब केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। केमिकल इक्विलिब्रियम पे जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस क्या होंगी? कांस्टेंट हो जाएंगी। क्लियर? जैसे हम बात करें H2 प्लस I2, ये रिएक्शन हो रही है 2HI, 2HI, सॉरी, ये गैस और ये भी गैस, ये रिएक्शन होगी क्लोज कंटेनर में, क्लोज सिस्टम में। जब ये क्लोज सिस्टम या क्लोज वेसल्स या क्लोज कंटेनर में होगी तो इसके केमिकल इक्विलिब्रियम पे H2 और I2 की कंसंट्रेशंस भी चेंज नहीं होगी और HI की कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं होगी। इन तीनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी एट केमिकल इक्विलिब्रियम। तो हम किसी एक की कंसंट्रेशन चेंजेस से हम ये बता सकते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हुआ है या नहीं। यदि टाइम के साथ इनकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है तो केमिकल इक्विलिब्रियम अभी स्टेब्लिश नहीं हुआ है, और यदि टाइम के साथ इनकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है तो हम कह सकते हैं कि इस सिस्टम में केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया। क्लियर यहां तक? मीन्स दूसरा पॉइंट भी कि कांस्टेंट कंसंट्रेशंस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस कांस्टेंट हो जाती है केमिकल इक्विलिब्रियम पे। इस प्रॉपर्टी का यूज हम केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पता करने के लिए यूज करते हैं कि किसी एक की कंसंट्रेशंस का टाइम के साथ चेंजेस हम स्टडी करते हैं और हम देखते हैं कि टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, मीन्स अब इस सिस्टम में केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया। अब आती है कि यदि ये तीसरा पॉइंट है कि हम इक्विलिब्रियम किसी भी डायरेक्शंस में स्टार्ट करें, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि रिएक्शन हम किसी भी डायरेक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, इक्विलिब्रियम कैन अटेंड आइदर साइड्स। किसी भी साइड से हम स्टार्ट करेंगे तब इक्विलिब्रियम जो है जिस पॉइंट पे उनको स्टेबल होना है उसी पॉइंट पे स्टार्ट होंगे। जैसे हम बात करें H2 प्लस I2 HI, या हम दूसरी रिएक्शन ले लेते हैं, बार बार एक ही रिएक्शन नहीं, हम बात करते हैं एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। N2 प्लस H2 2NH3, ये रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 2NH3। एक बार हमने ये वाली रिएक्शन ली तो ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, और एक बार हमने ये वाली रिएक्शन ली तो ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। इन दोनों से हमने पहले N2 और H2 को एज ए रिएक्टेंट काम में लिया जिसमें अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा था। यहां पे जो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो रहा था वहां पे हमने देखा कि ये जो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है 573 केल्विन टेम्परेचर पे,
तब अमोनिया का जो वेट मिलता है वो 7% अमोनिया प्रेजेंट होती है इक्विलिब्रियम पे। ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रही हूं। एक बार हमने रिएक्टेंट लिए N2 और H2 की आपस में रिएक्शन कराई, कितने टेम्परेचर पे? 573 केल्विन टेम्परेचर पे। 573 केल्विन टेम्परेचर और 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मींस कंडीशन हमने सेम रखी। यही कंडीशंस हम इसमें रखेंगे इस रिएक्शन में। 573 केल्विन टेम्परेचर और 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिएक्शन हो रही है। इस कंडीशंस पे मैंने ये रिएक्शन कराई और जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हुआ उस टाइम अमोनिया का हमने वेट के अकॉर्डिंग परसेंटेज निकाला ऑन द बेस, तो 7% अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ। कब? इक्विलिब्रियम पे। अब हम बात करें कि मैंने दूसरे टाइप में हमने क्या अमोनिया को एज ए रिएक्टेंट यूज लिया, मीन्स रिएक्शन को उल्टा कर दिया, अमोनिया एज ए रिएक्टेंट लिया, अमोनिया का डिसोसिएशन कराया। किस पे? वही 573 केल्विन टेम्परेचर और 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तब भी हमने यही देखा कि इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम 93% अमोनिया का डिसोसिएशन हो गया। वेट के अकॉर्डिंग 93% अमोनिया का डिसोसिएशन हो गया, तो रिमेनिंग कितनी बची? 7%। चाहे आपने रिएक्शन N2 और H2 एज ए रिएक्टेंट लेके की, चाहे आपने रिएक्शंस अमोनिया लेके की, दोनों ही केस में इक्विलिब्रियम पे अमोनिया की जो वेट मिला वो सेम मिला, 7% ही अमोनिया मिली। रिमेनिंग जो बची वो 7% ही अमोनिया रही जब सेम कंडीशंस थी। मीन्स चाहे हम किसी भी डायरेक्शंस को लेके स्टार्ट करें, केमिकल इक्विलिब्रियम उसी पॉइंट पे आके स्टेब्लिश होगा। क्लियर यहां तक? मीन्स थर्ड पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का इफेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम पे नहीं पड़ता है। इक्विलिब्रियम जल्दी स्टेब्लिश हो जाता है, लेकिन जिस पॉइंट पे होना है वो उसी पॉइंट पे होगा। फोर्थ, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करते हैं? रिएक्शन के रेट को चेंज करते हैं। अब कैटलिस्ट जो है वो हमने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। यही काम करते हैं कि वो एक्सटर्नल सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन के रेट को चेंज कर दें, लेकिन खुद में कोई भी चेंजेस नहीं आते, क्या कहलाते हैं? कैटलिस्ट कहलाते हैं। अब कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को चेंज करेंगे तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शंस के रेट को भी चेंज करेंगे और बैकवर्ड डायरेक्शंस के रेट को भी चेंज कर देंगे और दोनों को इक्वल इंटेंसिटी के साथ चेंज करते हैं। इसीलिए केमिकल इक्विलिब्रियम पे कोई भी चेंजेस नहीं आता है, केवल और केवल केमिकल इक्विलिब्रियम जल्दी स्टेब्लिश हो जाता है। क्या कहा मैंने? कि केमिकल इक्विलिब्रियम पे कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम जल्दी स्टेब्लिश हो जाता है। मींस टाइम जो केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टेब्लिश होने में लग रहा था वो टाइम कम हो जाता है। किसकी प्रेजेंस में? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। लेकिन कैटलिस्ट केमिकल इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता है। क्लियर? जैसे हम बात करें, ग्राफ से समझें, ये टाइम और ये रेट ऑफ रिएक्शन अभी बनाया था। ये विदाउट कैटलिस्ट है। जैसे ही कैटलिस्ट की प्रेजेंस होगी, जैसे ही
कैटलिस्ट की प्रेजेंस होगी तो रेट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इक्विलिब्रियम इस टाइम पे स्टेब्लिश हो रहा था और यहाँ पे इस टाइम पे स्टेब्लिश होगा। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये क्या है? absence of catalyst। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम जो है वो जल्दी स्टेब्लिश हो रहा है। बस लास्ट पॉइंट 5, हमने थर्मोडायनेमिक्स में स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरियाज पढ़े थे। वहां पे हमने कहा था कि जब गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल जी क्या हो, 0 होता है, उस सिचुएशंस को या उस स्टेट को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। उस स्टेट को क्या कहा जाता है? इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो यहाँ पे फिफ्थ क्या है? डेल जी की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। किसके लिए? केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए। केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए फ्री एनर्जी चेंज क्या होते हैं? 0 होते हैं। ये हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी किसकी? केमिकल इक्विलिब्रियम की। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम बात करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन की। वहां से हम पॉइंट्स निकालने स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।